ज्योति तुम्हें अकेले नहीं बचा सकता। वो इतना बलशाली नहीं कि पेशवा से लड़ सके। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ, और रही बात सेठ जी की, तो वो तुम सबके लिए अकेले ही काफी। अगर तुम्हारे मन में उन गुंडों को लेके कोई भी भय है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। वो गुंडे बेशक ही शरीर से बहुत बलिष्ठ दिखते हैं, पर बुद्धि से बहुत ही कमजोर है। हमारे साम दाम दंड भेद का कुछ भी असर उस ज्योति पर नहीं हो रहा है। आखिर वो है किस खेत की मूली? हम उसे जितना भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो लोग अब भी अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने से डरते हैं। वो इसलिए सावित्री क्योंकि अब तक उनके बीच कोई ऐसा शिक्षक नहीं था जिस पर वो विश्वास कर सके, जो उनका अपना हो। उनको लगता था कि अंग्रेजी शिक्षक उनकी लड़कियों को विधर्मी बना देंगे, लेकिन सावित्री अब उनके पास तुम, और मुझे पूरा यकीन है वो तुम पर विश्वास कर सकते हैं। और सावित्री, इसीलिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कारण हमारे देश की सभी लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकेंगी। आप सच कह रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारे देश की भी लड़कियां विद्यालय जाएंगी? हाँ सावित्री, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हमें किसी भी प्रकार से यहाँ की लड़कियों को विद्यालय में लाना पड़ेगा, इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। क्या आपने इस बारे में कोई योजना बनाई है? मैं प्रयास कर रहा हूँ सावित्री, और इसीलिए मैं कल अहमदनगर जा रहा हूँ, सदाशिव गोविंद के पास। वहां उनकी नौकरी लगी है। सुना है अंग्रेज सरकार ने वहां खास लड़कियों के लिए एक विशेष पाठशाला की स्थापना की। मैं समझना चाहता हूं कि लड़कियों को विद्यालय में लाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। पुजारी जी प्रणाम। जय विठल जी की। विठल को तुम्हारे जय की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने बारे में सोचने की जरूरत है। कैसी बातें करते हैं पुजारी जी आप? भला आपके होते हुए हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं? आप है ना? हम तो सबका भला सोचते हैं, लेकिन जिसका स्वयं का पुत्र उसका शत्रु हो, उसका भला तो विठल जी भी नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ज्योति मेरा शत्रु? हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए काफी चिंतित हूं कि तुम्हें इस उम्र में भी अपनी गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ता है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी और ज्योति की कुंडली देखी और पाया। क्या पाया? यही कि ज्योति तुम्हारा पिछले जन्म का शत्रु है, और इस जन्म में अपना प्रतिशोध लेने के लिए उसने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। क्या? हाँ, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था। फिर मेरी समझ में आया, यह समझ में आया कि ज्योति क्यों धर्म की इतनी बुराई करता है। क्यों? इसीलिए कि वो अपने नहीं बल्कि तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट कर देना चाहता है, ताकि तुम नरक में जाओ। नरक में? हाँ, और इतना ही नहीं, उसने तो यह भी निर्णय ले लिया है कि वो तुम्हारे जीवन को ही नरक बना डालेगा। इसलिए तो वो नौकरी नहीं करता। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ज्योति जानबूझकर नौकरी नहीं कर रहा? और तुम्हें क्या लगता है, उसके साथ के सभी दोस्तों को नौकरी मिल गई, केवल उसे ही नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वो तुम पर बोझ बना रहना चाहता है, क्योंकि वो तुमसे अपने पिछले जन्म का प्रतिशोध लेना चाहता है। पुजारी जी, क्या ज्योति को अपना पिछला जन्म याद है? मूर्ख, किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, पर हम चाहें ना चाहें, हमारा इस जीवन का व्यवहार पिछले जन्म से प्रेरित होता है। पुजारी जी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? कुछ नहीं, उस पर नियंत्रण रखो। जितनी जल्दी हो सके उसे समाज सेवा से दूर करो।
और उसे मजबूर करो कि वह स्वयं अपना बोझ उठाए। नहीं तो याद रखना तुम्हारे सारे के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अगले जन्म में पशु का जीवन मिलेगा। नहीं पुजारी जी, मुझे पशु का जीवन व्यतीत नहीं करना। ब्राह्मण का कार्य है मार्ग बताना और उस पर चलना तुम्हारा काम। जय विठ्ठल। मुझे ज्योति को रोकना ही होगा। ज्योति से बात करनी होगी। अरे काव्या, तुम यहां हो? बहुत अच्छे। आज की युवा पीढ़ी को मैं इस तरह बैठकर सोचते हुए जब देखता हूं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है ज्योतिबा और सावित्री का समय फिर से वापस आ गया है। उन्हीं की तरह आज की युवा पीढ़ी भी अपने समाज के बारे में कुछ तो सोच रही है। हालांकि इस समय मैं अपने बारे में नहीं बल्कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के समय के बारे में सोच रही हूँ। बेटा, अपने वर्तमान को समझने के लिए अपने इतिहास के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हो। वैसे भी तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में ज्यादा फर्क कहाँ है? हमारे देश में जब से अंग्रेजी शिक्षा आई है तब से एजुकेशन का मतलब ही बदल गया है। आज भी लोग एजुकेशन को सिर्फ एक जॉब पाने का जरिया ही समझते हैं। बिल्कुल, यही तो हमारे समाज की विडंबना है और इसीलिए हमारे समाज में बदलाव की गति आज भी इतनी धीमी है। हमारे महादेवी वर्मा ने लिखा है ना, आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सको तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको। कितना सही लिखा है ना महादेवी वर्मा ने। यही तो ज्योतिबा के समय से ही होता आ रहा है। उनके मित्र भी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी के लिए भाग रहे थे। तो क्या ज्योतिबा भी इसीलिए अहमदनगर गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तो एक ही चिंता थी कि अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के हित के लिए कैसे किया जाए। इसलिए वो अलग अलग शहरों में अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते थे ताकि नौकरी करके अपना समय बर्बाद करने के बजाय स्त्रियों और दलितों को, पिछड़ों को शिक्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसीलिए ज्योतिबा सदाशिव से मिलने अहमदनगर गए। ज्योति, अंग्रेजों की नौकरी बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिलने चले आए। इसलिए तुम्हें यह एहसास भी हो जाएगा कि नौकरी मिलने के बाद जिंदगी कितनी बेहतर हो जाती है और तुम नौकरी न करने का विचार अपना त्याग दोगे। सदाशिव, मुझे लगता है कि खुद सुखी होने से ज्यादा जरूरी है अपने समाज को सुखी किया जाए। उस सुख को मैं ज्यादा बड़ा मानता हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबने प्रयास करना चाहिए समाज को सुखी कैसे बनाए। मुझे यही चिंता है और इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। देख ज्योति, मेरा तो पहला यह मानना है कि हमें अपने पहले स्थितियों को सुधारना चाहिए। हमसे अपना देश और समाज है। हम सुधरेंगे तो अपना देश और समाज सुधरेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि खुद सुखी बनने के अलावा मैं समाज को सुखी करूं, उसके लिए चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। हाँ ज्योति, मैं तुम्हारे विचारों की कदर करता हूँ,
लेकिन मैं अभी एक सुखी व्यक्ति के रूप से जीना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन सुखी रूप के व्यक्ति से मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, नहीं। तुम्हारे लिए मैं जितना हो सके उतना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बस एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे मैं समाज के स्त्रियों और पिछड़ों को शिक्षित कर सकूं। और इसीलिए मैंने सावित्री को भी प्रेरित किया था शिक्षण लेने के लिए। लेकिन अब कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा, सब मार्ग बंद हो गए। आगे क्या करना है पता ही नहीं है। और इसी विवंचना में मैं तुम्हारे पास आया था, शायद तुमसे मिलकर कोई मार्ग मुझे मिल सके। ज्योति, अब मैं आपको क्या मार्ग बता सकता हूँ? मेरा तो यह स्पष्ट कहना है कि ये चिंता छोड़ दो और आप एक नौकरी पकड़ लो। ये क्या है? सिर्फ लड़कियों के लिए विद्यालय? हाँ, यहाँ पे अंग्रेजों ने एक विद्यालय खोलने की कोशिश की थी, सिर्फ लड़कियों के लिए। उन्होंने विद्यालय खोला भी, लेकिन किसी लड़कियों को किसी ने भेजा भी नहीं और लड़कियां पढ़ने के लिए आए भी नहीं। क्यों? अरे आजकल अच्छे विचार कहाँ चलते हैं? अंग्रेजों ने तो लड़कियों के लिए विद्यालय खोला था, लेकिन यहाँ पर तो पढ़ने वाले ज्यादा तो पुरुष ही थे। अगर हम लड़कियों के लिए विद्यालय खोल दें और उसमें पढ़ाने वाली शिक्षिका भी, स्त्री भी अगर भारतीय हो, अपनी हो, तो लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने का मतलब लोग उस पर विश्वास कर सकेंगे और वो लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में भेजेंगे। हमारा विद्यालय चल सकता है। धन्यवाद मित्र, बहुत सारे काम करने हैं, मैं चलता हूँ। अरे मैंने क्या किया? ताई, आपको पता है मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। मन तो करता है यहाँ से भाग जाऊं और अपने घर चली जाऊं, पर मेरा घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं। एक दिन तुम अपने घर जरूर जाओगी। और क्या क्या मन करता है तुम्हारा? मेरा मन तो लड्डू खाने का होता है, लेकिन ये हम मिलते ही नहीं। मानसा ये बोलती है कि विधवाओं को लड्डू खाना नहीं चाहिए। उन्हें कहने दो, इस बार जब घंटू बाहर जाएगा ना तो मैं उससे कहूंगी, वो तुम्हें लड्डू जरूर ला के देगा। मैंने तो उसे कितनी बार कहा, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। वो कभी लाता ही नहीं। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे घंटू, तुम आ गए, तुम लाए हो लड्डू। मनसा काकी सुन लेगी। मतलब तुम लाए हो लड्डू? क्या हो रहा है ये? हाँ? आजकल छुट्टी के भी पर निकल आए हैं। हाँ? यहाँ के विधवाओं को तो लड्डू खिला रहा है, उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। मिलेगी, इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी। रुको। लड्डू खिलाना है, लड्डू। आई गलती हो गई, आई माफ कर दो। लड्डू आई आपसे नहीं होगी ये गलती। आई माफ कर दो। आई गलती हो गई। आई माफ कर दो। आई, इसमें घंटू की कोई गलती नहीं है, मैंने उससे लड्डू मंगवाए थे। तू चुप बैठ, चल हट यहाँ से। ना जाने कौन अभागन तेरे को यहाँ छोड़ के चली गई।
मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे ही आश्रम के नियम तोड़ता है तू। अगर मैंने तुझे फिर कभी आश्रम के नियम तोड़ते हुए देखा तो मैं तुझे पेशवा के सामने खड़ा कर दूंगी, वही तुझे सजा देंगे। चल भाग यहाँ से। ताई, ये सब मेरे ही कारण हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम विधवा हुए। सचमुच ज्योति ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। पुजारी जी ने ठीक ही कहा था कि ज्योति पिछले जन्म में मेरा शत्रु ही होगा, और इसीलिए बचपन से लेकर आज तक उसने मुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। आने दे ज्योति को, आज मैं उसे साफ साफ कह दूंगा कि ज्योति। जी बाबा। हाँ बाबा। कल से कहां था तू और अभी कहां से आ रहा है? बाबा सदाशिव से मिलने गया था अहमदनगर। वो उसकी नई नौकरी लग गई है ना, तो मिलने गया था। देख ज्योति, मुझे पता है कि मेरी बातें तेरी समझ में नहीं आती, लेकिन कम से कम अपने दोस्तों से तो कुछ सीख ले। तेरे साथ साथ उन्होंने भी पढ़ाई शुरू की, लेकिन वो तेरी तरह मूर्ख नहीं थे। पढ़ लिख कर उन्होंने नौकरी पा ली, और तू पूना से अहमदनगर और अहमदनगर से पूना करता फिर रहा है। बाबा मैंने एक बात तय कर ली है, मैं नौकरी करके मेरा वक्त और मेरी शिक्षा दोनों बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, तू क्यों नौकरी करेगा? तुझे खिलाने पिलाने के लिए मैं तेरा बाबा अभी जिंदा हूं ना। मेरी बातें तेरी समझ में नहीं आती, तू मेरी सहायता नहीं कर सकता है। पता है मुझे, सब कुछ पता है ज्योति, तू तो अपनी शत्रुता मुझसे निकाल रहा है। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हो? भला आप मेरे शत्रु कैसे हो सकते हो? सब जानता हूं मैं। पिछले जन्म में तू मेरा शत्रु था, और इसीलिए इस जन्म में इस घर में पैदा हुआ ताकि तू मुझसे बदला ले सके। लेकिन एक बात समझ ले ज्योति, तू पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, लेकिन इस जन्म में मैं तेरा बाबा हूं। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, मेरे हिसाब से चलना होगा तुझे। बाबा ये पिछला जन्मी शत्रुता आपसे पुजारी काका ने कहा ना। पुजारी वो मुझसे क्यों कुछ कहेंगे? क्या मैं अपने आप कुछ सोच नहीं सकता? बाबा कोई पिछला जन्म नहीं हो, कोई शत्रुता नहीं है मेरी आपसे। ये तो पुजारी काका है जो आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, ताकि मैं आप में उलझा रहूं और गांव समाज के लिए कुछ ना कर सकूं। शाना हो गया तू तो, हैं? बड़ी बड़ी बातें करने लगा, ज्ञान की बातें करने लगा, विद्वान हो गया है ना तू। बाकी के लोग सारे मूर्ख है क्या? देख, तुझे समाज सेवा करनी है कर, नौकरी नहीं करनी है मत कर, मेरे लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने परिवार का खर्च तू उठा। और इसके लिए तुझे जो कुछ भी करना पड़े तू कर। और वैसे भी ज्योति, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, गृहस्थी का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा, समझा? बाबा बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा। बाबा भी ना इतने बड़े हो गए, फिर भी बच्चे की तरह पुजारी काका के बातों में आ जाते हैं।
सच धर्म में काफी में है। घंटू, मैं ये तुम्हारे लिए लेप लाई थी। मनसाई ने बहुत गलत किया। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। का तो स्वभाव ही है, वो सभी के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। हम विधवाओं का तो दुर्भाग्य है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि बाहर हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर तुम क्यों आई के अत्याचार सहते रहते हो? तुम तो कहीं भी जा सकते हो। जगह बदलने से स्थिति थोड़ी ना बदल जाती। न मैंने कोई शिक्षा प्राप्त की है, न किसी विशेष कार्य में मेरी कोई दक्षता है। मैं जहां भी जाऊंगा मेरी स्थिति तो यही रहेगी। और वैसे भी तुम्हारी और मेरी स्थिति में कोई अधिक फर्क नहीं है। स्त्री और पुरुष के अलग अलग रूपों में हम दरअसल एक ही जीवन जी रहे हैं, शोषण और अन्याय का। शोषण और अन्याय का तो पता नहीं, मगर ये लेप लगा लेना, दर्द से आराम मिलेगा। मैं चलती हूँ। देख ज्योति, मैं समाज सेवा के विरुद्ध नहीं हूं। पहले अपने बारे में सोच, अपने परिवार के बारे में सोच, रोजी रोटी के बारे में सोच, फिर समाज सेवा कर लेना। मैं खुद तेरा साथ दूंगा। मैं अपने क्रोध को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, उन घावों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं जो उस पाखंडी ने मुझे दिए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। अपने भोजन और जीवन की चिंता तो पशु करते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले समाज के बारे में सोचना चाहिए।